नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2023 के लिए पार्ट नंबर 23 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। निम्न में से कौन एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। हमें यहां पर कुछ फाइल फॉर्मेट दिए गए हैं। फाइल फॉर्मेट मतलब एक्सटेंशन दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है कि दिए गए एक्सटेंशन में से कौन सा वीडियो का एक्सटेंशन है। जब हम कोई भी फाइल बनाते हैं, उस फाइल को सेव करते हैं, तो हमें फाइल का एक नाम देना होता है, नाम, और नाम के बाद डॉट का सिंबल आता है और यहां पर फाइल का एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है। तो कोई भी फाइल जब बनती है, सेव होती है, तो उसमें फाइल का एक नाम होता है, उसका एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है, मतलब फाइल को किस प्रकार की सॉफ्टवेयर में बनाया गया है, किस प्रकार की फाइल है, यह रिप्रेजेंट करता है उसका एक्सटेंशन। हमें 4 एक्सटेंशन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है दिए गए एक्सटेंशन में से कौन सा एक वीडियो का एक्सटेंशन है। तो वीडियो का एक्सटेंशन है यहां पर .avi, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव .avi एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है और AVI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, मतलब इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो वीडियो फाइल फॉर्मेट होगा यहां पर .avi। और भी कई एक्सटेंशन होते हैं वीडियो के लिए, जैसे कि MP4, यहां पर हमें दिया गया था .avi। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, .avi एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। जो PNG है और जो .jpeg है, यह दोनों ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट हैं, इमेज के फाइल फॉर्मेट हैं। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स PNG एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, एक ग्राफिक्स का एक्सटेंशन है जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और PNG इमेज वह इमेज होती है जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता है, बैकग्राउंड लेस होती है PNG इमेज। JPEG भी एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है और JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। जो RTF है .RTF, यह वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है, वर्डपैड की फाइल का, जिसका एक्सटेंशन होता है .RTF। वर्डपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .RTF और RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन के अंदर 4-5 क्वेश्चन को तैयार किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, .avi एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक CPU का कंपोनेंट होता है। निम्न में से कौन एक CPU का कंपोनेंट होता है। यहां पर भी आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक CPU का कंपोनेंट होता है। यहां पर आपको CPU को ध्यान से समझना है। CPU का मतलब कैबिनेट से नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम यूजर जो कैबिनेट होती है, सिस्टम यूनिट होती है, उसे CPU समझते हैं। एक्चुअल में जो कंप्यूटर के साथ एक बॉक्स होता है जिसमें मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, यह सभी डिवाइस लगी होती हैं, इसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट। इसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, सिस्टम यूनिट, या हम इसे सरल भाषा में कैबिनेट भी कहते हैं। कैबिनेट, इसके अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, यह सभी लगे होते हैं। तो जो मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड में लगा होता है CPU। CPU का दूसरा नाम होता है प्रोसेसर।
प्रोसेसर या सीपीयू जो कि मदरबोर्ड में लगा होता है। सीपीयू आप कैबिनेट को मत समझिए, कैबिनेट एक सिस्टम यूनिट है जिसके अंदर मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एसएमपीएस, रैम, इस प्रकार की सभी डिवाइस लगी होती हैं। यह कहलाता है सिस्टम यूनिट या कैबिनेट, जबकि मदरबोर्ड के अंदर फिट होता है हमारा सीपीयू या प्रोसेसर। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू जो होता है वह मदरबोर्ड में लगा होता है, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मतलब कि दिमाग भी कहा जाता है। यह सीपीयू नहीं होता है, इसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट या कैबिनेट। अब हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक सीपीयू का कंपोनेंट होता है? जो सीपीयू है यह 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीपीयू के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो सीपीयू या प्रोसेसर 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एएलयू, सीयू और मेमोरी। जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, वह 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कौन कौन से कंपोनेंट? एएलयू, सीयू और मेमोरी। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सीपीयू मतलब कि प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो हमसे पूछा गया था निम्न में से कौन एक सीपीयू का कंपोनेंट होता है? तो एएलयू सीपीयू का कंपोनेंट है, जबकि स्कैनर, माउस, कीबोर्ड यह सीपीयू के कंपोनेंट नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने 3-4 क्वेश्चन को समझा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एएलयू सीपीयू का कंपोनेंट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का उपयोग करके फाइल्स को व्यवस्थित मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड रखा जाता है। ब्लैंक का उपयोग करके फाइल्स को व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज्ड रखा जाता है। दिए गए ऑप्शन में से आप किसका उपयोग करके फाइल्स को व्यवस्थित रखते हैं? जब हम किसी कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर कई प्रकार की फाइल बनाते हैं, बहुत सारी फाइल हो जाती हैं, तो उन सभी फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर का उपयोग किया जाता है। फोल्डर मल्टीपल फाइल्स का और सब डायरेक्टरी का कलेक्शन होता है। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है, डायरेक्टरी। और एक डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं और सब डायरेक्टरी भी हो सकती हैं। तो फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर या डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोल्डर का उपयोग करके फाइल्स को व्यवस्थित रखा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला टूल ब्लैंक कहलाता है। एक कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला टूल ब्लैंक कहलाता है। एक कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला टूल ब्लैंक कहलाता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से पूछा गया है। जब कोई प्रोग्राम या कोड लिखा जाता है तो यूजर जनरली उस प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है। जब कोई कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, तो जो प्रोग्राम बनाया जाता है वह बनाया जाता हाई लेवल लैंग्वेज में। हमने यह प्रोग्राम बनाया हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर सिस्टम समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा ऑप्शन यहां पर दिया गया है जो कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यूजर ने जो प्रोग्राम बनाया वह बनाया हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर किस में समझेगा? लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। तो यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से किस में बदलेगा? लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर
कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मतलब एक एक लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला टूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है। हमें जो 4 मेमोरी दी गई हैं इनमें से हमें बताना है सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, सबसे अधिक फास्ट मेमोरी कौन सी है। वैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर, जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर, जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है। लेकिन यह तो हमें ऑप्शन में नहीं दी गई है, तो यहां पर सेकंड हमारी जो मेमोरी है फास्ट, वह होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी रजिस्टर के बाद सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है, लेकिन रजिस्टर तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जो मेमोरी हमें दी गई है ऑप्शन में, इन सभी में सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है जो कि सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है। सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है कैश मेमोरी। रैम के डेटा को सीपीयू तक ट्रांसफर करती है और सीपीयू के डेटा को रैम पर ट्रांसफर करती है। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। तो दिए गए ऑप्शन में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी, जो कि रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है ऑप्शन नंबर सी। हमने एक और क्वेश्चन तैयार किया, कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी क्या है? रजिस्टर। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड में कई प्रकार की की होती हैं, मल्टीपल टाइप के बटन होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? टॉगल की। टॉगल की कौन सी होती है कीबोर्ड में? टॉगल की वह की होती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ या डीएक्टिवेट हो जाती हैं। कीबोर्ड में ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती है या एक्टिवेट होती है और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ या डीएक्टिवेट हो जाती है, वह कहलाती है टॉगल की। टॉगल की कौन कौन सी होती हैं? एक होती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक, यदि आप कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो आप कैपिटल लेटर में टाइपिंग कर सकते हैं और ऑफ कर देंगे तो आप स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर सकते हैं। दूसरी होती है नम लॉक। नम लॉक या नंबर लॉक, जो कि नंबर कीपैड को लॉक करने के लिए यूज की जाती है। कीबोर्ड में राइट साइड पर जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वहां पर एक की होती है नम लॉक, जिससे हम नंबर को लॉक कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक की होती है स्क्रॉल लॉक। तो कीबोर्ड में ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर ऑन होती है, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ होती है, उसे कहा जाता है टॉगल की। टॉगल की मतलब कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। तो यहां पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें नम लॉक एक टॉगल की का एग्जाम्पल है। नम लॉक मतलब नंबर लॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
नमलॉक एक टॉगल की के रूप में जानी जाने वाली की होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें यहां पर बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को क्रिएट करने की, डेटा को ऑर्गेनाइज करने की और डेटा पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि एमएस एक्सेस, MySQL, ओरेकल, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा देता है, वह कहलाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेस, ओरेकल, MySQL, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है ऑप्शन नंबर डी। जो एमएस एक्सेल है यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है उसे कहा जाता है स्लाइड। पावर पॉइंट के पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? जो स्लाइड सॉर्टर है यह पावर पॉइंट का एक व्यू होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के व्यू होते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू, रीडिंग व्यू। तो जो स्लाइड सॉर्टर है यह पावर पॉइंट का एक व्यू होता है और सभी प्रकार के व्यू हमें कहां प्राप्त होते हैं? व्यू टैब में। पावर पॉइंट के जितने भी व्यू हैं वह सभी हमें व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। व्यू टैब में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन प्राप्त होता है। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारी प्रेजेंटेशन ओपन है। हम आपको यह सभी जो क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं यह हमने पावर पॉइंट पर ही टाइप किए हैं। तो पावर पॉइंट में जो हम स्लाइड बनाते हैं, पेज बनाते हैं, इसको अलग अलग स्टाइल में शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के व्यू होते हैं। सभी व्यू हमें पावर पॉइंट के व्यू टैब में प्रदान किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मल्टीपल टाइप के व्यू होते हैं। हमसे पूछा गया था स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? तो स्लाइड सॉर्टर पावर पॉइंट का एक व्यू है और यह हमें व्यू टैब में ही प्रदान किया जाता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमारी मल्टीपल स्लाइड छोटे छोटे आइकन के रूप में शो की जाती हैं। मल्टीपल स्लाइड को एक साथ शो करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज किया जाता है। यह व्यू मल्टीपल स्लाइड को स्मॉल आइकन के रूप में शो करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन व्यू टैब में प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में हम जो फाइल बनाते हैं उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट। और एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेज का कलेक्शन होता है।
एक फाइल के अंदर मल्टीपल पेज होते हैं। हमसे पूछा गया है यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में जो पेज हैं उनमें पेज नंबर ऐड करना है तो हम कौन सा टैब यूज करेंगे एमएस वर्ड में। पेज नंबर को इंसर्ट करना होता है। इंसर्ट, पेज नंबर को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि हमें डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट टैब का उपयोग कर सकते हैं। एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेज होते हैं। यदि हमें पेज नंबर ऐड करना है प्रत्येक पेज पर तो हम इंसर्ट टैब का यूज कर सकते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड करना है तो हमें इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना होता है। इंसर्ट टैब के अंतर्गत हेडर फुटर सेक्शन में एक ऑप्शन होता है पेज नंबर, जहां से हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत हेडर फुटर सेक्शन में पेज नंबर ऑप्शन अवेलेबल होता है। यहां से हम पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। हेडर फुटर क्या होता है, हमारे पेज के टॉप मार्जिन को, ऊपर वाले मार्जिन को कहा जाता है हेडर, और बॉटम मार्जिन को, मतलब नीचे वाले मार्जिन को कहा जाता है फुटर। पेज के टॉप मार्जिन को कहते हैं हेडर और बॉटम मार्जिन को कहते हैं फुटर। जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो हम फाइल बनाते हैं, उससे संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हेडर फुटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यह एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जब किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर को बनाने के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। उन सभी को एसडीएलसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर को बनाने में कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं, उन सभी स्टेप्स को एसडीएलसी में डिस्क्राइब किया जाता है। और एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करता है। निम्न में से कौन यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करता है। इंटरमीडिएट मतलब जो दोनों को मिलाता है, यूजर और कंप्यूटर को मिलाने के लिए, या हम कह सकते हैं यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करता है, मतलब दोनों को जोड़ता है। यहां पर यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करता है। वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो यूजर होता है, यूजर कंप्यूटर सिस्टम मतलब कि मशीन से तभी इंटरेक्ट कर सकता है या वर्क कर सकता है जब इस कंप्यूटर में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करता है। यूजर और मशीन के बीच में, कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है, एक ब्रिज क्रिएट करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल्स को सर्च करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल्स को सर्च करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन सर्चिंग से संबंधित है।
यदि आपको अपने कंप्यूटर में सभी टेक्स्ट फाइल को सर्च करना है तो आप दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। टेक्स्ट फाइल कौन सी होती हैं? वह फाइल जो नोटपैड में बनाई जाती है, नोटपैड सॉफ्टवेयर में। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है जो कि हमें टेक्स्ट फाइल बनाने की सुविधा देता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नोटपैड फ्री इंस्टॉल होता है, मतलब जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। यह एक एसेसरी सॉफ्टवेयर होता है और नोटपैड में जो फाइल बनती है वह कहलाती है टेक्स्ट फाइल। नोटपैड में जो फाइल बनती है वह कौन सी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल। और नोटपैड में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। .txt नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। हमसे पूछा गया है किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल को सर्च करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यदि आपको आपके कंप्यूटर में नोटपैड में बनाई गई सभी फाइल सर्च करनी है, सभी फाइल को ढूंढना है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? आपको नोटपैड की फाइल ढूंढनी है तो आपको पता होना चाहिए उसका एक्सटेंशन क्या है। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। अब यदि हमें सभी फाइल सर्च करनी है, ऑल फाइल सर्च करनी है, तो ऑल के लिए स्टार या एस्ट्रिक का यूज किया जाता है। स्टार या एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, इसके बाद हम लिख देंगे .txt। इसका मतलब क्या है? हमारे कंप्यूटर में ऑल फाइल को सर्च करना है जिनका एक्सटेंशन क्या है? .txt। इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में सभी टेक्स्ट फाइल को सर्च कर सकते हैं। यहां पर स्टार या एस्ट्रिक का मीनिंग क्या होता है? ऑल, मतलब हमारे कंप्यूटर में वह सभी फाइल सर्च की जाएंगी जिनका एक्सटेंशन क्या होगा? .txt। इसी प्रकार से यदि आपको आपके कंप्यूटर में सभी MS वर्ड की फाइल सर्च करनी है, MS वर्ड में जो फाइल बनाई गई, तो आपको लिखना होगा star.docx। docx किसका एक्सटेंशन होता है? MS वर्ड का। और हमने क्या लिख दिया? star.docx। मतलब सभी MS वर्ड की फाइल आपके सामने सर्च होकर आ जाएंगी। तो स्टार या एस्ट्रिक के बाद एक्सटेंशन लगाकर हम किसी भी एक सॉफ्टवेयर की सभी फाइल को सर्च कर सकते हैं। यहां पर स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल। तो जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। star.txt के द्वारा हम सभी टेक्स्ट फाइल को सर्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती हैं, एक कैटेगरी होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक कैटेगरी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कोई एक फिक्स टास्क कंप्लीट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, कंप्यूटर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे कि एमएस वर्ड, यह तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस एक्सेल, यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं होता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल डिलीट करते हो, कोई फाइल हो सकती है, कोई फोल्डर हो सकता है, कोई आइकन हो सकता है, आपने यदि उसको नॉर्मल कीबोर्ड से डिलीट की से डिलीट किया, डिलीट की से, तो वह डिलीट होने के बाद रिसाइकिल बिन में चला जाता है, रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। मतलब जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल डिलीट करेंगे तो वह कहां चला जाएगा, कहां स्टोर हो जाएगा? रिसाइकिल बिन में। कंप्यूटर से डिलीट की जाने वाली वस्तुएं, कंप्यूटर से डिलीट किए जाने वाले ऑब्जेक्ट रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है मतलब वह रिसाइकिल बिन में ना जाए, वह हमारे कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? उसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट से हम किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। मतलब डिलीट होने के बाद वह ऑब्जेक्ट रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, वह हमारे कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो यदि आप केवल डिलीट की से किसी चीज को डिलीट करेंगे तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है, लेकिन परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल से यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह जो टॉपिक है यह सीपीसीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपीसीटी के पेपर में एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एमएस एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। जब आप एमएस एक्सेल में कोई टेबल बनाते हैं और उस टेबल के डेटा को यदि आपको ग्राफ में या चित्रों में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए चार्ट का यूज किया जाता है, चार्ट का। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। तो ग्राफ में कौन रिप्रेजेंट करता है डेटा को? चार्ट। चार्ट किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। टेबल में हम जो डेटा स्टोर करते हैं उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन चार्ट कहलाता है। जो चार्ट ऑप्शन है यह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में यह सभी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं कि चार्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल के किस टैब में प्राप्त होता है। तो चार्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में चार्ट बनाने की आपसे शॉर्टकट की पूछी जा सकती है। तो एमएस एक्सेल में यदि हमें चार्ट क्रिएट करना है तो हम F11 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। F11 शॉर्टकट की से हम एक्सेल में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। F11 यह चार्ट को क्रिएट करने की शॉर्टकट की है। लेकिन जब आप F11 से चार्ट क्रिएट करेंगे तो आपका चार्ट एक न्यू वर्कशीट पर बनेगा, न्यू सीट पर बनेगा। यहां पर आपको ध्यान से समझना है, जब आप F11 से चार्ट क्रिएट करते हैं तो वह चार्ट कहां क्रिएट होता है? न्यू सीट पर। और यदि आपको उसी सीट पर चार्ट बनाना है जिस वर्कशीट पर आपकी टेबल है तो आप ऑल्ट प्लस F1 शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस F1, इससे जो चार्ट बनता है वह कहलाता है एम्बेडेड चार्ट।
एम्बेडेड चार्ट, एम्बेडेड चार्ट मतलब ऐसा चार्ट जो उसी वर्कशीट पर बनेगा जिस वर्कशीट पर आपने टेबल बनाई है। तो एमएस एक्सेल में यदि हमें चार्ट शॉर्टकट की से क्रिएट करना है तो दो शॉर्टकट की हैं, कौन कौन सी? एक F11, लेकिन F11 से जो चार्ट बनेगा वह एक नई वर्कशीट पर बनेगा। और यदि आपको उसी वर्कशीट पर चार्ट बनाना है जिस वर्कशीट पर आपकी टेबल बनी है तो उसे बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट, जिसे बनाने के लिए Alt+F1 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है तो वहां पर F11 होगा, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है एम्बेडेड चार्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है तो आंसर होगा Alt+F1। एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट टाइप कौन सा होता है? एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। मतलब जब हम एक्सेल में चार्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिक कौन सा चार्ट बनकर तैयार होता है? कॉलम चार्ट बनता है। तो यहां पर हमने एक इंपोर्टेंट टॉपिक को समझा जो कि सीपीसीटी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। सीपीसीटी के हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन चार्ट से संबंधित जरूर होते हैं। तो चार्ट क्या है? चार्ट किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है एक्सेल में। चार्ट बनाने के लिए 2 शॉर्टकट की हैं, F11 जो कि न्यू शीट पर चार्ट बनाती है और Alt+F1 जो सेम उसी वर्कशीट पर चार्ट बनाएगी जिस वर्कशीट पर आपने टेबल बनाई है। इस चार्ट को कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। और एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट टाइप कौन सा होता है? कॉलम चार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने 5-6 क्वेश्चन को समझा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्या पूछा गया है? एमएस एक्सेल में करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपको एक शॉर्टकट की तैयार करनी है करंट डेट को इंसर्ट करने की, और एक शॉर्टकट की तैयार करनी है करंट टाइम को इंसर्ट करने की। करंट डेट यदि आज की डेट आपको इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस करने पर एक्सेल में करंट डेट इंसर्ट हो जाती है। और यदि आपसे पूछा जाता है करंट टाइम इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की होगी? करंट टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट कॉलन का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से करंट टाइम इंसर्ट हो जाता है, जबकि कंट्रोल के साथ सेमीकोलन से करंट डेट इंसर्ट होती है। आपके कीबोर्ड में एक ही की पर कॉलन और सेमीकोलन, कॉलन और सेमीकोलन दोनों ही सिंबल होते हैं एक ही की पर, लेकिन जब हम कंट्रोल के साथ इस की को प्रेस करेंगे तो सेमीकोलन टाइप होगा नीचे वाला कैरेक्टर, और जब हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ इस की को प्रेस करेंगे तो शिफ्ट के साथ ऊपर वाला कैरेक्टर टाइप होगा, मतलब कॉलन। जब एक ही की पर 2 कैरेक्टर होते हैं तो नीचे वाला कैरेक्टर विदाउट शिफ्ट के टाइप होता है और ऊपर वाला कैरेक्टर शिफ्ट के साथ टाइप होता है। मतलब कंट्रोल के साथ सेमीकोलन से करंट डेट आ जाएगी और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से करंट टाइम ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक साथ 2 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम इन दोनों शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हमें यहां पर करंट डेट ऐड करनी है, करंट डेट, तो हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, तो हमारे सामने करंट डेट इंसर्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं यह वीडियो किस डेट पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी प्रकार से यदि आपको करंट टाइम ऐड करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट कॉलन को प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन को, तो एक्सेल में करंट टाइम इंसर्ट हो जाता है। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन से करंट डेट ऐड होती है और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से करंट टाइम ऐड हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है कि ऑक्टल वैल्यू क्या होगी। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है
जिसकी हमें ऑक्टल वैल्यू बतानी है क्या होगी। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। अब सीपीसीटी के पेपर में, हर पेपर में एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम के जरूर होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चन को जाना है। आज की वीडियो में हमसे पूछा गया है बाइनरी नंबर को हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना है और आंसर बताना है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, दूसरा होता ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, तीसरा होता डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका बेस 2 होता है और बाइनरी नंबर में केवल 0 और 1 ही होते हैं। इसे हमें किस में बदलना है? ऑक्टल में। ऑक्टल में मतलब 8 बेस में, और ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक के नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। जो बाइनरी होता है इसमें केवल 0 और 1 स्टोर होता है, जबकि ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक के नंबर हो सकते हैं। तो हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया है इसको हमें किस में बदलना है? ऑक्टल में, और आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको केवल इस ट्रिक को याद रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें एक बाइनरी नंबर को किस में बदलना है? ऑक्टल में। जब भी आपको बाइनरी को ऑक्टल में बदलना हो या ऑक्टल को वापस बाइनरी में बदलना हो, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 4 to 1। 4 to 1 इस फॉर्मूले से हम किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदल सकते हैं और ऑक्टल को वापस बाइनरी में बदल सकते हैं। अभी हमें बाइनरी को ऑक्टल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? हम अपना बाइनरी नंबर लिखते हैं 1 0 1 1। यह हमारा बाइनरी नंबर है। इसको हमें किस में बदलना है? ऑक्टल में। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? 4 to 1। तो फॉर्मूले में आप देखें 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं। तो आपको जो नंबर दिया गया है इस नंबर में आपको राइट साइड से 3 डिजिट का 3 अंकों का ग्रुप बनाना है। तो पहला ग्रुप क्या बन गया हमारा? 1 1 0। अब यहां पर तो एक ही 1 है, इसका ग्रुप तो बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसमें आगे 2 0 लगा देंगे। आगे 0 लगाने हैं आपको। आगे 3 अंकों का ग्रुप बनाना है। एक 1 अकेला बचा था तो हमने आगे 2 0 लगा दिए। यदि यहां पर 2 1 होते तो हम 1 0 लगा देते। एक 1 1 0 होता तो 1 0 लगा देते। हमें 3 अंकों का ग्रुप बना लेना है। हमारे 2 ग्रुप बने। हमने क्या किया? इस बाइनरी नंबर को लिखा, राइट साइड से पीछे साइड से 3 अंकों के ग्रुप बनाए। यदि अंक कम पड़ते हैं तो हम आगे 0 को ऐड कर सकते हैं। हमने 2 ग्रुप बना लिए। अब हमें इस ग्रुप को नंबर 1 मानना है, इस ग्रुप को नंबर 2 मानना है। यदि यहां पर और भी अंक होते तो 3 ग्रुप या 4 ग्रुप भी बन सकते हैं। हमने ग्रुप बनाए हैं राइट साइड से, लेकिन ग्रुप की नंबरिंग कहां से करी है? लेफ्ट से। अब हम पहले ग्रुप को लिखेंगे। पहला ग्रुप क्या है? 0 0 1। दूसरा ग्रुप क्या है हमारा? 0 1 1। 2 ग्रुप बने हैं हमारे। अब हम इन दोनों ग्रुप पर अपना फॉर्मूला लगा देंगे। पहला डिजिट हो गया 4 के लिए, दूसरा डिजिट हो गया 2 के लिए, तीसरा डिजिट हो गया 1 के लिए। अब आपको इन दोनों नंबर को 4 to 1 से जोड़ देना है। मतलब इस पहले ग्रुप में देखिए आप, क्या 4 के साथ 1 है? नहीं है, 0 है। मतलब 4 एब्सेंट है, 2 भी एब्सेंट है। केवल कौन प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। यहां पर 1 के साथ बस बनाया है, तो यहां पे हमारा ये क्या हो जाएगा? 1। नीचे वाले ग्रुप में देखिए, अब 4 तो एब्सेंट है, मतलब 4 को नहीं ऐड करेंगे। 2 प्रेजेंट है, 2 के साथ 1 है, और 1 के साथ 1 है, और 2 और 1 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमने क्या किया? बाइनरी नंबर को लिखा, 3 के ग्रुप बनाए राइट साइड से, लेकिन ग्रुप को लिखा कहां से है? लेफ्ट से। पहला ग्रुप यह है, दूसरा ग्रुप ये। अब दोनों ग्रुप पे हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया। क्या? 4 to 1। तो 4 के साथ तो 0 है, मतलब 4 यूज नहीं हुआ, 2 भी यूज नहीं हुआ, केवल कौन यूज हुआ? 1। तो हमने 1 का 1 लिख लिया। दूसरे ग्रुप में 4 यूज नहीं हुआ तो इसको क्रॉस कर दिया। 2 यूज हो रहा है क्योंकि 1 है, 1 भी यूज हो रहा है क्योंकि 1 है, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। मतलब हमारा आंसर हो गया 1 3। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है।
आपको कोई भी बाइनरी नंबर मिलता है और यदि आपको उसको ऑक्टल में बदलना है तो आप इस प्रकार से बदल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? हमने इस क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में ही समझा था। हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, यदि हमें किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल को सर्च करना है तो हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे। उस क्वेश्चन में हमने समझा था कि टेक्स्ट एडिटर वह सॉफ्टवेयर कहलाता है जो हमें टेक्स्ट को टाइप करने की, टेक्स्ट को एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। वह होता है नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री होता है, एक एसेसरी सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल होता है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जो कि हमें टेक्स्ट को टाइप करने की, एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। और नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से डेटा और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है ब्लैंक कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से डेटा और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है ब्लैंक कहलाता है। यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहले आपको यह समझना होगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। नेटवर्क में इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में एक होता है सर्वर, एक हमारा मेन कंप्यूटर क्या होता है? सर्वर। और इस सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट क्या होते हैं? कनेक्ट। जो सर्वर होता है इस पर हमारा पूरा डेटा होता है, सारे रिसोर्स होते हैं। सर्वर पर सारा डेटा और रिसोर्स होते हैं, जबकि क्लाइंट हर रिसोर्स के लिए, हर प्रकार के डेटा के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? सर्वर पर। क्लाइंट को जिस रिसोर्स की आवश्यकता होती है, क्लाइंट उसके लिए सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर रिक्वेस्ट के आधार पर रिस्पॉन्स देता है। मतलब नेटवर्क में जो सर्वर होता है वह सभी इंफॉर्मेशन को और रिसोर्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। जब क्लाइंट को किसी भी रिसोर्स की या इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है तो क्लाइंट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसका क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। तो आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे क्या पूछा गया था? कंप्यूटर नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से डेटा और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाएगा क्लाइंट। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्वर पर डिपेंड होता है, सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है, तो वह तो हो गया क्लाइंट। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। कंप्यूटर नेटवर्क का वह कंप्यूटर जो अदर कंप्यूटर को रिसोर्स उपलब्ध कराता है वह कहलाता है सर्वर। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो अदर कंप्यूटर को डेटा और रिसोर्स उपलब्ध कराता है, जबकि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उसका रिस्पॉन्स देता है। तो यहां पर दो क्वेश्चन तैयार करे हमने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम से किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम से यदि किसी सॉफ्टवेयर को हटाना है, किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करना है, तो किस प्रोसेस का उपयोग किया जाएगा? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। यदि हमें कंप्यूटर सिस्टम में किसी सॉफ्टवेयर को ऐड करना होता है तो उसके लिए इंस्टॉल प्रोसेस काम आती है। इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है।
और यदि हमें किसी सॉफ्टवेयर को हटाना है, किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करना है, तो अनइंस्टॉल प्रोसेस काम आती है। अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर को ऐड करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है और सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए अनइंस्टॉल किया जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को यदि हमें अपने कंप्यूटर में ऐड करना है तो हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए अनइंस्टॉल करते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा गया था कंप्यूटर सिस्टम से किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा अनइंस्टॉल प्रोसेस का। अनइंस्टॉल प्रोसेस के द्वारा हम किसी सॉफ्टवेयर को रिमूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हमने एक क्वेश्चन को समझा तो उससे संबंधित हमें कई और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट करें, सभी क्वेश्चंस को समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।